दोस्तों, आज का पहला टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट IRNS-1F का एटॉमिक क्लॉक 13 मार्च 2026 को काम करना बंद हो गया। यह इंडिया के इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम नवाईसी के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में नवाईसी और IRNS सैटेलाइट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे डिटेल में समझते हैं। नवाईसी का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। यह इंडिया का इंडिपेंडेंट रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। यह इंडिया और उसके 1,500 किलोमीटर के एरिया में पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नवाईसी 7 सैटेलाइट्स पर बेस्ड है, जिनमें से 3 जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। यह सिस्टम 2018 में फुली ऑपरेशनल डिक्लेयर हुआ था। IRNS कॉन्स्टेलेशन में ओरिजिनली 7 सैटेलाइट्स हैं, IRNS-1A से IRNS-1G तक। 3 सैटेलाइट्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, 34 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट और 131.5 डिग्री ईस्ट पर। बाकी 4 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं। हर सैटेलाइट में 3 रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, जो प्रेसाइज टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करते हैं। यह टाइमिंग एक्यूरेसी नेविगेशन के लिए क्रिटिकल है। अब सोचिए, एटॉमिक क्लॉक्स नेविगेशन में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सैटेलाइट नेविगेशन पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए प्रेसाइज टाइमिंग पर डिपेंड करता है। सिग्नल सैटेलाइट से अर्थ तक आने में जो टाइम लगता है, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट होती है। अगर क्लॉक में नैनोसेकंड भी एरर हो तो पोजीशन में मीटर्स का डिफरेंस आ सकता है। इसलिए हर नेविगेशन सैटेलाइट में हाईली एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स लगाए जाते हैं। यह पहली बार नहीं है कि IRNS सैटेलाइट में क्लॉक फेलियर हुई है। 2017 में IRNS-1A के तीनों एटॉमिक क्लॉक्स फेल हो गए थे। इसरो ने रिप्लेसमेंट के लिए IRNS-1H लॉन्च किया, लेकिन वो मिशन फेल हो गया। फिर 2018 में IRNS-1I सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जिसने 1A को रिप्लेस किया। अब 1F की क्लॉक फेलियर से कॉन्स्टेलेशन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। IRNS-1F की क्लॉक फेलियर का डायरेक्ट इम्पैक्ट यह है कि अब यह सैटेलाइट पोजिशनिंग डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता। इससे नवाईसी कॉन्स्टेलेशन की रिडंडेंसी कम हो जाती है। कुछ रीजन्स में नेविगेशन एक्यूरेसी पर असर पड़ सकता है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज और मैरिटाइम जोन्स में। हालांकि बाकी सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं, इसलिए सिस्टम कंप्लीटली डाउन नहीं है। नवाईसी और GPS की कंपैरिजन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। GPS अमेरिकन सिस्टम है जो ग्लोबली कवरेज देता है और 3 to 5 मीटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। नवाईसी इंडिया और 1,500 किलोमीटर रीजन में अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर एक्यूरेसी देता है। लेकिन नवाईसी का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस यह है कि यह इंडिया को आस कंट्रोल GPS से इंडिपेंडेंस देता है। वॉर टाइम में GPS एक्सेस डिनाई किया जा सकता है, इसलिए इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम क्रिटिकल है। नवाईसी के एप्लीकेशंस बहुत डाइवर्स है। फिशरमैन ट्रैकिंग सिस्टम में नवाईसी यूज होता है, जो फिशरमैन को सी कंडीशंस की इंफॉर्मेशन देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में रिलीफ ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। व्हीकल ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट में उसे होता है। लैंड सर्वेइंग और मैपिंग में एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि इंडिया में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन्स में नवाईसी सपोर्ट होना चाहिए। इसरो की रिस्पॉन्स और फ्यूचर प्लान्स देखते हैं। इसरो नेक्स्ट जनरेशन नवाईसी सैटेलाइट्स डेवलप कर रहा है, जो NVS सीरीज कहलाते हैं। NVS-01 ऑलरेडी 2023 में लॉन्च हो चुका है। इन सैटेलाइट्स में इंप्रूव्ड एटॉमिक क्लॉक्स हैं, जिनकी लाइफ स्पैन ज्यादा है। NVS सीरीज में L1, L5 और S-बैंड सिग्नल्स होंगे, जो एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे। इसरो का प्लान है पूरे कंस्टेलेशन को ग्रेजुअली अपग्रेड करना। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का कोर टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए याद रखिए नवाईसी में कितने सैटेलाइट्स हैं, ऑर्बिट टाइप्स, एक्यूरेसी, कवरेज एरिया और NVS सीरीज। मेंस में इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम पर एनालिटिकल आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर्स में इसरो और नेविगेशन सैटेलाइट्स पर मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मस्ट प्रिपेयर है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक एनवायरनमेंट और क्लाइमेट साइंस से है। छत्तीसगढ़ के तमन लेक में की गई न्यू रिसर्च ने 8.2 का कूलिंग इवेंट के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं। यह इवेंट 8,200 साल पहले हुआ था और ग्लोबली क्लाइमेट को डिसरप्ट कर दिया था। यह टॉपिक यूपीएससी के एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए बहुत रेलेवेंट है। 8.2 का कूलिंग इवेंट को डिटेल में समझते हैं। करीब 8,200 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में एक मैसिव ग्लेशियल लेक था, जिसे लेक अगेसिस कहते हैं। इस लेक से एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियल मेल्ट वाटर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एंटर हुआ। इतना ज्यादा फ्रेश वाटर ओशन में जाने से ओशन सर्कुलेशन सिस्टम बुरी तरह डिसरप्ट हो गया।
इसके रिजल्ट में ग्लोबली टेम्परेचर्स गिर गए और यह कूलिंग सेंचुरीज तक रही। एमॉग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एक ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट है। यह वार्म वाटर ट्रॉपिक से नॉर्थ अटलांटिक की तरफ कैरी करता है और कोल्ड वाटर वापस डीप ओशन में सिंक होता है। जब ग्लेशियल मेल्ट वाटर ने नॉर्थ अटलांटिक को फ्रेशन कर दिया तो एमॉग स्लो हो गया। रिजल्ट में हीट डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्ट हुई और यूरोप और ग्लोबली कूलिंग हुई। एमॉग आज भी क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए मेजर कंसर्न है। तमन लेक में रिसर्चर्स ने लेक सेडिमेंट कोर्स एनालाइज किए। सेडिमेंट कोर्स लेक बेड से ड्रिल करके निकाले गए सैंपल्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। साइंटिस्ट्स ने ऑक्सीजन आइसोटोप रेशियो स्टडी किए जो पास्ट टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स बताते हैं। पोलैंड रिकॉर्ड से वेजिटेशन चेंजेस ट्रैक किए गए। इन सब डेटा से 8200 ईयर्स पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया। तमन लेक रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यह है कि 8.2 का इवेंट ने इंडियन मॉनसून सिस्टम को वीकन कर दिया था। साउथ एशिया में प्रोलॉन्ग ड्राउट्स आई। यह टाइम पीरियड अर्ली एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशंस का था और ड्राउट्स ने फूड प्रोडक्शन सेवियरली इम्पैक्ट किया। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बाद में डेवलप हुई उसके लिए भी क्लाइमेट पैटर्न्स क्रूशल थे। यह रिसर्च बताती है कि ओशन सर्कुलेशन चेंजेस डायरेक्टली इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि यह एंशिएंट इवेंट आज बहुत रेलेवेंट है। करंट स्टडीज शो कर रहे हैं कि एमॉग आज भी स्लो हो रहा है। ग्रीनलैंड आइस शीट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रही है और फ्रेश वाटर नॉर्थ अटलांटिक में जा रहा है। साइंटिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि एक टिपिंग पॉइंट आ सकता है जहां एमॉग कोलैप्स हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो 8.2 का जैसा सिनारियो रिपीट हो सकता है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स कॉन्सेप्ट यूपीएससी मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टिपिंग पॉइंट्स वो थ्रेशहोल्ड्स हैं जिनके बियॉन्ड क्लाइमेट चेंजेस सेल्फ रीइंफोर्सिंग और इरिवर्सिबल हो जाते हैं। मेजर टिपिंग पॉइंट्स में एमॉग कोलैप्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट डाईबैक, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक आइस शीट लॉस, पर्माफ्रॉस्ट थॉ और कोरल रीफ डाई ऑफ शामिल हैं। पेरिस एग्रीमेंट का 1.5 डिग्री टारगेट इन्हीं टिपिंग पॉइंट्स अवॉइड करने के लिए सेट किया गया है। पैलियोक्लाइमेटोलॉजी यानी पास्ट क्लाइमेट स्टडी करने का साइंस यूपीएससी में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें आइस कोर्स अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से, लेक सेडिमेंट कोर्स जैसे तमन लेक से, ट्री रिंग्स यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी और कोरल रिकॉर्ड्स यूज होते हैं। पास्ट क्लाइमेट पैटर्न स्टडी करके साइंटिस्ट फ्यूचर क्लाइमेट सिनारियोस प्रेडिक्ट करते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट पॉलिसी डिसीजंस के लिए क्रूशल है। इंडिया क्लाइमेट चेंज के प्रति हाईली वल्नरेबल है। मॉनसून पैटर्न चेंजेस फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सी लेवल राइज कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को थ्रेटन करता है। हिमालयन ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं जो मेजर रिवर्स की वाटर सप्लाई अफेक्ट करेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट वेव्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन चैलेंजेस एड्रेस करने के लिए बनाया गया है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट दोनों में रेलेवेंट है। प्रीलिम्स के लिए एमॉग फुल फॉर्म, 8.2 का इवेंट, टिपिंग पॉइंट्स, पैलियोक्लाइमेटोलॉजी मेथड्स याद रखिए। मेंस के लिए क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स ऑन इंडिया, मॉनसून डिसरप्शन और इंडियाज क्लाइमेट पॉलिसी पर डिटेल्ड आंसर्स प्रैक्टिस करिए। ऐसे पेपर में भी क्लाइमेट चेंज टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तीसरा टॉपिक एनर्जी सिक्योरिटी से है। इंडिया ने 2047 तक 100 जीवी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अचीव करने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। लेकिन इसमें एक बड़ी चैलेंज है, इंडिया के पास डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व्स लिमिटेड हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए एनुअली 18,000 से 20,000 टन यूरेनियम चाहिए। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की करंट न्यूक्लियर पावर स्टेटस देखते हैं। प्रेजेंटली इंडिया में 23 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 7.5 जीवी है। न्यूक्लियर पावर इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करीब 3% कंट्रीब्यूट करता है। 7.5 जीवी से 100 जीवी तक पहुंचना मींस कैपेसिटी को 13 गुना से ज्यादा बढ़ाना है, जो एक मैसिव स्केल अप है। इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी भाभा ने डिजाइन किया था। स्टेज 1 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWRs नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यानी FBRs प्लूटोनियम यूज करते हैं, जो स्टेज 1 से प्रोड्यूस होता है। स्टेज 3 में थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स होंगे। इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स है, इसलिए स्टेज 3 इंडिया के लिए गेम चेंजर होगा। यूरेनियम शॉर्टेज इंडिया की न्यूक्लियर एम्बिशंस के लिए बिगेस्ट चैलेंज है। इंडिया के मेजर यूरेनियम डिपॉजिट्स झारखंड के जादूगुड़ा माइंस में हैं।
आंध्र प्रदेश के तुम्मालापल्ली में भी डिपॉजिट्स मिले हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड के फ्रैक्शन को ही मीट कर पाता है। एक 100 जीवी टारगेट के लिए 18,000 से 20,000 टन यूरेनियम एनुअली चाहिए, जो करंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से कई गुना ज्यादा है। यूरेनियम इंपोर्ट इंडिया के लिए एसेंशियल हो गया है। इंडिया कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंडर। 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी ने इंडिया को स्पेशल वेवर दिया, जिससे इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूल मार्केट एक्सेस कर सका। इंडो-यूएस सिविल न्यूक्लियर डील इसका फाउंडेशन था, लेकिन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करती है। थोरियम बेस्ड फ्यूल साइकिल पर रिन्यूड पॉलिसी अटेंशन आ रही है। इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स हैं, एस्टिमेटेड 9,63,000 टन, प्राइमरीली केरला, तमिलनाडु और ओडिशा के कोस्टल सैंड्स में। स्टेज 3 में एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी HWR थोरियम यूटिलाइज करेगा। अगर थोरियम टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली डिप्लॉय होती है तो इंडिया सेंचुरीज तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है। SMRs स्मॉलर कैपेसिटी के रिएक्टर्स हैं जो फैक्ट्री में बिल्ड होकर साइट पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इनकी कॉस्ट कम है, डिप्लॉयमेंट फास्टर है और रिमोट लोकेशंस में भी इंस्टॉल हो सकते हैं। ग्लोबली SMRs पर बहुत वर्क हो रहा है। इंडिया के लिए यह एक 100 जीवी टारगेट अचीव करने में हेल्पफुल हो सकता है। न्यूक्लियर सेफ्टी बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इंडिया में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी ARB न्यूक्लियर सेफ्टी ओवरसी करता है। 2011 फुकुशिमा डिजास्टर के बाद ग्लोबली न्यूक्लियर सेफ्टी कंसर्न्स बढ़े। इंडिया ने अपने सभी रिएक्टर्स की सेफ्टी रिव्यू की और एडिशनल सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट किए। इंडिया का न्यूक्लियर सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा रहा है। कुडनकुलम प्लांट कमिश्निंग के दौरान पब्लिक प्रोटेस्ट्स ने न्यूक्लियर सेफ्टी डिबेट को हाईलाइट किया। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह लो कार्बन बेसलोड पावर सोर्स है, मतलब 24x7 कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सोलर और वाइंड इंटरमिटेंट है। रात में सोलर काम नहीं करता, हवा न चले तो वाइंड काम नहीं करता। न्यूक्लियर इस गैप फिल करता है। इंडिया के नेट जीरो 2070 टारगेट अचीव करने में न्यूक्लियर एसेंशियल है। यह रिन्यूएबल एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक GS पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए 3 स्टेज प्रोग्राम डिटेल्स, रिएक्टर टाइप्स, PHWR FBR, थोरियम रिजर्व्स, ARB, NSG वेवर ईयर, यूरेनियम इंपोर्ट कंट्रीज याद रखिए। मेंस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडियाज एनर्जी मिक्स, थोरियम पोटेंशियल, न्यूक्लियर सेफ्टी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर एनालिटिकल आंसर्स प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मस्ट प्रिपेयर है। दोस्तों, चौथा टॉपिक ज्योग्राफी से है। ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश में प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स शुरू हो गए हैं, जिन्हें नॉवेस्टर्स कहते हैं। वेस्ट बंगाल में इन्हें कल बैसाखी कहा जाता है। यह टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नॉवेस्टर्स वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं। ये मार्च से मई के बीच ईस्टर्न इंडिया में अक्कर होते हैं। इनमें हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म और 60 to 100 kmph की स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आती हैं। ये स्टॉर्म्स शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, यूजुअली 1 to 2 आवर्स, लेकिन बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। प्रॉपर्टी डैमेज, क्रॉप डैमेज और समटाइम्स लॉस ऑफ लाइफ भी होती है। नॉवेस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, यह समझना इंपॉर्टेंट है। मार्च से मई में नॉर्थ वेस्ट इंडिया से हॉट ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर फ्लो होती है। साथ ही बे ऑफ बंगाल से वार्म मॉइस्ट एयर ईस्टवर्ड फ्लो करती है। जब ये दोनों एयर मासेस मीट होते हैं तो इंटेंस कन्वेक्टिव इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। हॉट एयर रैपिडली राइज करती है, मॉइस्चर कॉन्डेंस होती है और मैसिव क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। इन क्लाउड से वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स डेवलप होते हैं। कल बैसाखी का लिटरल मीनिंग है बैशाख मंथ की कैलामिटी। ये वेस्ट बंगाल में बहुत फियर्ड स्टॉर्म्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉर्म्स एग्रीकल्चर के लिए भी बेनिफिशियल हैं। प्री खरीफ क्रॉप्स जैसे जूते और आउस राइस के लिए यह मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। मैंगो ब्लॉसम्स के लिए भी ये स्टॉर्म्स बेनिफिशियल माने जाते हैं। असम में इन स्टॉर्म्स को बोरदोइचिला कहा जाता है। प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म्स के अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट नेम्स हैं। वेस्ट बंगाल में कल बैसाखी, असम में बोरदोइचिला, कर्नाटक में कॉफी ब्लॉसम्स या चेरी ब्लॉसम्स कहते हैं। केरला और कर्नाटक में मैंगो शावर्स आते हैं जो मैंगो राइपनिंग में हेल्प करते हैं। तमिलनाडु में इन्हें नोवेस्टर थंडरस्टॉर्म्स कहा जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इन लोकल नेम्स पर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। नोवेस्टर्स का एग्रीकल्चर और डेली लाइफ पर डुअल इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव साइड पर ये प्री मॉनसून मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं,
जो सॉइल प्रिपरेशन और क्रॉप सोइंग के लिए जरूरी है। टी गार्डन्स ऑफ असम और दार्जिलिंग के लिए ये बेनिफिशियल है। नेगेटिव साइड पर हिल स्टॉर्म स्टैंडिंग क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड स्ट्रक्चर्स डैमेज करते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स हर साल हंड्रेड्स ऑफ डेथ्स कॉज करती हैं। फ्लैश फ्लडिंग लोलाइंग एरियाज में होती है। क्लाइमेट चेंज का थंडरस्टॉर्म्स पर इफेक्ट देखना इंपॉर्टेंट है। स्टडीज शो कर रही हैं कि वार्मिंग एटमॉस्फेयर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है। बे ऑफ बंगाल के सी सरफेस टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जिससे मोर मॉइस्चर अवेलेबल हो रही है। इसका रिजल्ट है कि थंडरस्टॉर्म्स मोर इंटेंस हो रहे हैं। हिल स्टॉर्म इवेंट्स बढ़ रहे हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। यह ट्रेंड इंडियन एग्रीकल्चर के लिए कंसर्निंग है। IMD यानी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स इशू करती है। इसके लिए डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क यूज होता है, जो अप्रोचिंग स्टॉर्म्स डिटेक्ट करता है। इनसेट सीरीज सैटेलाइट से क्लाउड फॉर्मेशन मॉनिटर की जाती है। न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स फ्यूचर कंडीशंस प्रेडिक्ट करते हैं। IMD कलर कोडेड वार्निंग्स इशू करता है, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन रूरल एरियाज में वार्निंग डिसेमिनेशन अभी भी एक चैलेंज है। UPSC में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और नॉर्वेस्टर्स का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, जो मेडिटेरेनियन रीजन से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ इंडिया में विंटर और स्प्रिंग रेनफॉल लाते हैं। ये मेनली नॉर्थ इंडिया अफेक्ट करते हैं। नॉर्वेस्टर्स प्री मॉनसून कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स हैं, जो ईस्टर्न इंडिया में फॉर्म होते हैं, लोकल हीटिंग और मॉइस्चर कन्वर्जेंस से। दोनों मैकेनिज्म्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक GS पेपर एक फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन का क्लासिक टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिए रीजनल नेम्स कल बैसाखी बोरदोइचिला चेरी ब्लॉसम्स मैंगो शावर्स याद रखिए। फॉर्मेशन मैकेनिज्म, अफेक्टेड एरियाज और सीजन्स इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी पर आंसर्स प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मस्ट प्रिपेयर है। दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक गवर्नेंस और इकोनॉमी से है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बोल्ड विजन अनाउंस किया है कि 2047 तक स्टेट में सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होंगे। यह अनाउंसमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया गया। इंडिया के EV ट्रांजिशन के लिए यह एक लैंडमार्क पॉलिसी डायरेक्शन है। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों सेक्शंस में रेलेवेंट है। इंडिया का EV पॉलिसी लैंडस्केप समझते हैं। सेंट्रल लेवल पर फेम स्कीम है, जो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम ऑटो कंपोनेंट्स और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 में लॉन्च हुआ था। वेरियस स्टेट्स ने अपनी EV पॉलिसीज बनाई हैं। महाराष्ट्र इनमें से सबसे एम्बिशियस टारगेट अनाउंस करने वाला स्टेट बन गया है। फेम स्कीम को डिटेल में जानना UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। फेम 2 2019 में लॉन्च हुआ था 10,000 रुपए करोड़ बजट के साथ। इसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और ई-बसेस पर सब्सिडीज दी जाती है। डिमांड साइड इंसेंटिव्स बायर्स को परचेज प्राइस कम करने में हेल्प करते हैं। सप्लाई साइड इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरर्स को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सपोर्ट करते हैं। ई-अमृत पोर्टल EV इन्फॉर्मेशन का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इंडिया का EV मार्केट रैपिडली ग्रो हो रहा है। 2021 में करीब 3 लाख EVs बिके, जो 2025 में 15 लाख से ज्यादा हो गए। टू व्हीलर्स EV मार्केट में डोमिनेंट हैं, करीब 60% शेयर के साथ। थ्री व्हीलर्स 30% शेयर रखते हैं। फोर व्हीलर्स का शेयर अभी 10% के अराउंड है। ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज मार्केट लीड कर रही हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर EV अडॉप्शन की बिगेस्ट चैलेंज है। इंडिया में करंटली करीब 12,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं। गवर्नमेंट का टारगेट 2030 तक 46,000 चार्जिंग स्टेशंस का है। रेंज एंजाइटी यानी यह डर की बैटरी खत्म हो जाएगी और चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, कंज्यूमर्स के लिए बिगेस्ट बैरियर है। हाईवे कॉरिडोर्स पर फास्ट चार्जिंग स्टेशंस की कमी लॉन्ग डिस्टेंस EV ट्रैवल को डिफिकल्ट बनाती है। बैटरी टेक्नोलॉजी EV इकोसिस्टम का कोर कंपोनेंट है। इंडिया ने एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज के लिए 18,100 रुपए करोड़ का PLI स्कीम लॉन्च किया है। ग्लोबली लिथियम आयन बैटरी कॉस्ट्स लास्ट डेकेड में 90% ड्रॉप हो चुकी हैं। इंडिया लिथियम डिपॉजिट्स जम्मू कश्मीर के रेसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर हुए हैं। लेकिन करंटली इंडिया बैटरी रॉ मटेरियल्स के लिए लार्जली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। कोबाल्ट, लिथियम, निकल सब इंपोर्ट होता है। EV ट्रांजिशन के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स सिग्निफिकेंट हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडिया के टोटल CO2 एमिशंस का करीब 15% कंट्रीब्यूट करता है। EV जीरो टेल पाइप एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो अर्बन एयर पोल्यूशन ड्रामेटिकली रिड्यूस करेगा।
दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज में वेहिकुलर पोल्यूशन मेजर कंट्रीब्यूटर है। ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे जो फॉरेन एक्सचेंज बचाएगा। इंडिया के नेट जीरो 2070 टारगेट अचीव करने में ईवी ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डिफरेंट स्टेट्स की ईवी पॉलिसीज कंपेयर करना इंटरेस्टिंग है। दिल्ली ने अर्ली अडॉप्टर इंसेंटिव्स और रोड टैक्स एग्जेम्पशन दी। गुजरात ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का टारगेट रखा। कर्नाटक बेंगलुरु को ईवी कैपिटल बनाना चाहता है। तमिलनाडु ईवी मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट कर रहा है। अब महाराष्ट्र ने 2047 तक 100% ईवी का सबसे एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। स्टेट लेवल कंपटीशन ईवी अडॉप्शन एक्सेलरेट कर रही है। 100% ईवी ट्रांजिशन में कई चैलेंजेस हैं। पहला, ग्रिड कैपेसिटी। अगर सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हों तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मासिवली बढ़ जाएगी। ग्रिड को अपग्रेड करना होगा। दूसरा, बैटरी डिस्पोजल और रिसाइकलिंग। यूज्ड बैटरीज एनवायरमेंटल हैजर्ड बन सकती हैं। तीसरा, रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंसी जो मोस्टली चाइना कंट्रोल करता है। चौथा, अफोर्डेबिलिटी। कॉमन कंज्यूमर्स के लिए ईवीज अभी भी पेट्रोल व्हीकल्स से एक्सपेंसिव है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी दोनों में रेलेवेंट है। प्रीलिम्स के लिए फेम स्कीम डिटेल्स, पीएलआई स्कीम बजट, ईवी मार्केट स्टैटिस्टिक्स, ई-अमृत पोर्टल और लिथियम डिपॉजिट्स लोकेशन याद रखिए। मेंस के लिए इंडियाज ईवी ट्रांजिशन चैलेंजेस, स्टेट वर्सेस सेंट्रल पॉलिसी फ्रेमवर्क और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स पर एनालिटिकल आंसर्स प्रैक्टिस करिए। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।